हेलो गाइज, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस का तीसरा पार्ट, जिसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट टेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसके विषय में आज हम बहुत ही विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, यदि हमारे आप वीडियो में नए हो या हमारे चैनल्स में पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। हाँ दोस्तों, आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप बीच में वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको इस टेंस से संबंधित सारा नॉलेज अधूरा रह जाएगा। अर्थात इस टेंस के बारे में आप अच्छी तरीके से जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो देर ना करते हुए हम आप इस टेंस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस टेंस के विषय में विशेष रूप से अध्ययन करना चाहेंगे। अब देखिए, इस टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का सीधा सा अर्थ है ऐसा कार्य जिसे हम फिनिश्ड एक्शन भी कहते हैं। अर्थात यह क्या होता है? फिनिश्ड एक्शन होता है। फिनिश्ड एक्शन का मतलब ऐसा कार्य जो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका हो। अर्थात इस प्रकार के कार्य में जो है कार्य का अधूरापन नहीं रहता है। तो सबसे बड़ी क्वालिटी इसकी है, इस टेंस की, कि यह टेंस कहीं भी आप देखेंगे तो मुख्य रूप से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। किस सेंटेंस में होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में पाया जाता है, अर्थात इसमें मिश्रित वाक्य पाया जाता है। जैसा कि यहाँ सेंटेंस देखिए दिया गया है कि अध्यापक के कॉलेज पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। तो इसमें देखें, एक सेंटेंस इधर का, एक सेंटेंस इधर का, पहले से पहले का सेंटेंस और उसके बाद का सेंटेंस, दो सेंटेंस मिलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में यह यूज किया गया है। तो पहले इसको हम डिफाइन करने से पहले हम इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। तो इसकी परिभाषा है, दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन इवेंट और एन एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट। अर्थात इस प्रकार के टेंस के अंतर्गत हम ऐसी कार्य घटना का वर्णन करते हैं जो बीते हुए समय में पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अर्थात बीते हुए समय में वह पूर्ण हो चुका है। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया कि अध्यापक के कॉलेज पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। अब इस टेंस की पहचान क्या है? इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं, जैसा कि सेंटेंस में चुका था आया हुआ है। अब देखते हैं, देखिए यहाँ एक नोट में हमें इंडिकेट कर दिया कि इस टेंस का यूज सामान्यतः कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। अब बात आती है कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर नंबर 1 होता है, जिसमें किसी भी सेंटेंस में यदि बिफोर पाया जाता है, उसके लिए स्ट्रक्चर यह है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। कहने का मतलब सबसे पहले हम कर्ता को लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया हैड, चाहे सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो या प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए जो है सहायक क्रिया हैड का प्रयोग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसे हम
पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, फिर बिफोर लगाते हैं, फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट। कहने का मतलब लास्ट वाला जो सेंटेंस है, बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर बनता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट बनता है। कहने का मतलब कर्ता धन वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद अदर वर्ड को हम यूज करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर जो बनेगा, सेकंड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, उसके बाद आफ्टर का यूज करेंगे। फिर जो है लास्ट वाले सेंटेंस को, आफ्टर के बाद वाले सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे। अर्थात दोनों में जो है ये ध्यान देना है आपको कि जब भी हम शुरुआत करते हैं तो उसको हम लास्ट सेंटेंस से ही इसकी शुरुआत करते हैं। और जो इसमें मेन बात है कि इस टेंस का प्रयोग सामान्य रूप से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है जब दो घटनाएं एक साथ में भूतकाल में होती हैं। तो पहले घटित होने वाली घटना, कहने का मतलब जो पहले घटना समाप्त होती है, जो कार्य पहले समाप्त होता है, उसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। और बाद में घटित होने वाली घटना का अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं, जिसको हम इस जो है स्ट्रक्चर के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। अब देखिए ये सेंटेंस लिखा गया, अध्यापक की कॉलेज पहुंचने से पहले 84 घंटे बजा चुका था। अब देखिए इधर का सेंटेंस एक इधर का सेंटेंस है। पहले हम देखेंगे कि कार्य पहले कौन कौन समाप्त हुआ है। तो इसमें 84 घंटी बजा चुका था, ये कार्य जो है फर्स्ट जो है एंड हो चुका है। तो जो कार्य समाप्त पहले होता है, इस वाले भाग को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, या इसी को नाम दिया गया मेन क्लॉज, जिसे प्रधान उपवाक्य कहा जाता है। या इसी को जो है और नाम दिया गया इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब यह किसी पर आश्रित नहीं होता है, यह स्वयं पर निर्भर होता है। इसीलिए इसका हम जब ट्रांसलेशन करेंगे पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे। और पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर बनता है, सब्जेक्ट फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद जो है मुख्य क्रिया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। कहने का मतलब कर्ता के बाद सहायक क्रिया हैड के बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, उसके बाद अदर वर्ड को हम रखते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर जो इसका पहले से पहले का जो सेंटेंस है, जिसे अध्यापक के कॉलेज में, इसका जो है इसे जो है जो नाम दिया गया है सब ऑर्डिनेट कर। कहने का मतलब यह सेंटेंस इस सेंटेंस पे पूरी तरह से निर्भर है, इसीलिए इसका नाम दिया गया डिपेंडेंट। अर्थात इसके बिना यह कभी भी कंप्लीट होने वाला नहीं है। अब देखिए डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, डिपेंडेंट हो गया, इसलिए इसे पास्ट इंडेफिनिट की बात इसका ट्रांसलेशन करेंगे। ये हो जाएगा स्ट्रक्चर जो बनेगा इसका, इसमें कर्ता धन मुख्य क्रिया का दूसरा रूप, उसके बाद अदर वर्ड को रखते हैं। तो इस प्रकार से देखें यह सारा स्ट्रक्चर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब जब इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे ऊपर वाले सेंटेंस का, तो देखिए ये बनेगा। अब इसका हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, देखिए ट्रांसलेशन कैसे होता है। अब यहां दिया गया है अध्यापक। अब यहां इसका पहले अनुवाद करेंगे, 84 घंटी बजा चुका था। ये हो जाएगा द प्यून हैड, सब्जेक्ट फिर सहायक क्रिया हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रिंग रंग होता है, रंग द बेल। ये इसका ट्रांसलेशन बन गया, द प्यून हैड रंग द बेल, 84 घंटी बजा चुका था। उसके बाद लगाएंगे हम बिफोर। बिफोर के बाद फिर यहाँ है अध्यापक के कॉलेज पहुंचने, तो यहाँ हो जाएगा, इसका अनुवाद करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट की बात, द टीचर रीच्ड कॉलेज। ये देखिए इसका अनुवाद बन गया, द प्यून हैड रंग द बेल बिफोर द टीचर रीच्ड कॉलेज। तो इस प्रकार से जो है इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे। दूसरा देखिए इसी प्रकार का नेक्स्ट जो उदाहरण लेते हैं,
और सेकेंड एग्जाम्पल जैसे बाद वाला हम समझेंगे। नेक्स्ट जैसे मेरे घर पहुंचने के बाद रमेश बाजार गया था। अब इसका देखें, इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। अब इस वाले सेंटेंस में जो है यहाँ बाद वाला जब शब्द मिलता है तो इसका ट्रांसलेशन हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे और इसका जो है करेंगे पास्ट परफेक्ट की बात, लेकिन स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा रमेश went to market after I had reached होम हो जाएगा। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या बना, रमेश वेंट टू मार्केट आफ्टर आई हैड रीच्ड होम हो गया। इसी प्रकार से जो है और उदाहरण को जो है हम प्रयोग करके उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट उदाहरण है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व ट्रेन जा चुकी थी। कहने मतलब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो इसका ट्रांसलेशन होगा द ट्रेन हैड डिपार्टेड या द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन। द ट्रेन हैड गॉन या डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट उदाहरण ले लें, जैसे तुम्हारे सो जाने के बाद सीता यहाँ आई थी। तो यहाँ सीता केम हियर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। सीता केम हियर यू हैड स्लेप्ट। अब नेक्स्ट स्टेप पे जो है चलते हैं। अब अगला है नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। नेगेटिव सेंटेंसेज नकारात्मक वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस अदर वर्ड प्लस B4 प्लस सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस अदर वर्ड। पहला स्ट्रक्चर। और दूसरा स्ट्रक्चर जो बनेगा इसके ठीक विपरीत, सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस थोड़ा सा यहाँ देखिए हैड नॉट हो जाएगा। हैड नॉट B2 सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3 प्लस अदर वर्ड। इस तरीके से जो है इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम के गीत गाने से पहले
वह विद्यालय नहीं पहुंच चुका था। नहीं पहुंच चुका था। दूसरा ट्रांसलेशन है मेरे गीत गाने के बाद रामू घर नहीं पहुंचा था। अब दोनों दोनों ट्रांसलेशन के देखें तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, वह विद्यालय नहीं पहुंच चुका था। इस स्ट्रक्चर के बेस पे करेंगे। पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट इसमें वह का मतलब यहाँ हो गया ही। उसके बाद सहायक क्रिया हैड नॉट हो जाएगा। ही हैड नॉट रीच्ड टू स्कूल बिफोर राम sang the song. He had not reached to school before Ram sang the song. दूसरा देखें, इसमें जो है यह पोर्शन पहले करेंगे। यहाँ हो जाएगा रामू did not reach home after I had sung the song हो जाएगा। ये ट्रांसलेशन बना रामू डिड नॉट रीच होम आफ्टर आई हैड sang the song। इसी प्रकार से नेक्स्ट उदाहरण को और लें। जैसे और कोई कई उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे हमने इतना मेहनती व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। We had never seen such a laborious man before। या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। The train had not gone before I reached the station। उसके आने के बाद डॉक्टर साहब नहीं गए थे। The doctor did not go after he had come। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आता है वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में पहला SR नो टाइप। SR नो टाइप एग्जाम्पल है क्या राम के स्कूल जाने से पहले अध्यापक हिंदी पढ़ा चुका था। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन जब करेंगे
तो पहले क्या अध्यापक हिंदी पढ़ा चुका था, इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। पहले हम लगाएंगे हैड, फिर द टीचर, हैड द टीचर taught हिंदी before Ram went to स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन जो बनेगा, हैड द टीचर टाट हिंदी बिफोर राम वेंट टू स्कूल। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट उदाहरण है, क्या उसने यह समाचार पहले कभी नहीं सुना था। क्या उसने यह समाचार पहले कभी नहीं सुना था। अब इसका जब ट्रांसलेशन होगा तो सबसे पहले हम हैड लगाएंगे, हैड ही सब्जेक्ट ही, उसके बाद नेवर, नेवर, फिर उसके बाद had he never heard, had he never heard this news before, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन जो बनेगा, हैड ही नेवर हियर दिस न्यूज बिफोर। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट उदाहरण अगर लेना चाहें तो वह जैसे आपका हो गया, क्या मेरे बाजार पहुंचने के बाद रमेश पुस्तक खरीदा। तो यह हो जाएगा, डिड रमेश बाय द बुक बिफोर आई हैड रीच द मार्केट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है तमाम उदाहरण के माध्यम से इसका स्ट्रक्चर हम पढ़े। और उसके बाद दूसरा जो आता है सेकंड टाइप का, वह होता है WH टाइप। अब WH टाइप को देखते हैं। WH टाइप में जैसे तुम्हारे घर आने से पहले पिताजी खाना कहाँ खा चुके थे, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे यहां से, कहाँ, वेयर, वेयर हैड द फादर, वेयर हैड द फादर eaten the food, before you came home। Where had the father eaten the food before you came home। ठीक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे
राम के कविता याद करने के बाद अध्यापक क्या हिंदी पढ़ाया। अब इसका ट्रांसलेशन जब करेंगे हम तो हो जाएगा, सबसे पहले क्या, व्हाट सहायक क्रिया डिड the teacher teach Hindi after Ram had learnt the poem। अब इसका ट्रांसलेशन बन गया, व्हाट डिड द टीचर टीच हिंदी आफ्टर राम हैड लर्न द पोएम। तो इसी प्रकार से हम मैक्सिमम एग्जांपल्स के माध्यम से इस टेंस को एक्सप्लेन किए। यदि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, और साथ साथ में जो है वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी एग्जाम्पल को समझने में, तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से उसको जानने की कोशिश करें, तो आपको आपके डाउट का क्लियर हम नेक्स्ट वीडियो में निश्चित रूप से करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।